नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस, टीएमसी समेत 8 दलों का मोर्चा। सभी दलों के लिए साझा एजेंडा बनाने का ऐलान। भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रधानमंत्री से जांच की मांग। प्रधानमंत्री का विपक्ष के खिलाफ आक्रामक तेवर। करप्शन के खिलाफ एकजुट होने का आरोप। बीजेपी ने विरोधी दलों में मतभेद पर कसा तंज। मायावती ने दी बीजेपी को खातों की जानकारी सार्वजनिक करने की चुनौती। पार्टी खाते में जमा राशि का किया बचाव। केंद्र पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप। देश की आर्थिक दिशा पर नीति आयोग की बैठक। प्रधानमंत्री ने की डिजिटल उपायों की समीक्षा। खेती की समस्याओं और रोजगार पर मंथन। तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव ने छापेमारी को बताया असंवैधानिक हमला। कहा, अभी तक नहीं मिला तबादले का आदेश। हत्या की आशंका। आइए देखते हैं पहली खबर। बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्र पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। मायावती ने माना है कि 8 नवंबर से पहले पार्टी को मिला चंदा बैंकों में जमा कराया गया है। उधर बीजेपी ने पूछा कि ये चंदे की रकम है या फिर पैसा बदलने की कवायद। बीएसपी प्रमुख मायावती ने नोटबंदी के बाद पार्टी के खाते में 104 करोड़ रुपए जमा कराने का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि यह पैसा नोटबंदी से पहले का है। बीएसपी प्रमुख ने इस रकम को सदस्यता शुल्क का हिस्सा बताया। बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर अपनी एकत्रित हुई धनराशि को एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ही वह हमेशा की तरह ही इसे बैंक में जमा कराया है। मायावती ने बीजेपी को अपने खातों की जानकारी सार्वजनिक करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ये बताएं कि नोटबंदी से 10 महीने पहले और बाद में बीजेपी ने कितनी रकम बैंकों में जमा कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की वजह से बीएसपी को निशाना बनाया जा रहा है। केंद्र की सरकार के लोग अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो बीएसपी व इसकी सर्वोच्च नेतृत्व की छवि को खराब व धूमिल करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि मायावती की ओर से नोटबंदी का विरोध करने की असली वजह सामने आ गई है। ये अवश्य सवाल उठता है और बहुत लाजिमी सवाल उठता है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया सामान्य सहयोग है या पैसा बदलने की कवायद है। नोटबंदी के बाद दिल्ली के करोल बाग के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में बीएसपी के खाते में 104 करोड़ रुपए से अधिक जमा हुए हैं। इसी शाखा में मायावती के भाई आनंद का खाता भी है, जिसमें 1 करोड़ 43 लाख रुपए जमा हुए। पीटीआई के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय को सामान्य जांच के दौरान इस रकम की जानकारी मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सौरभ जी हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। प्रदीप जी, जिस तरीके से पूरा मसला है, दिल्ली के एक बैंक में अकाउंट में जो 104 करोड़ की बात आ रही है, मायावती के भाई जो आनंद हैं उनके खातों की बात, जांच की बात हो रही है, और मायावती ने जो एक तरीके से हमला किया, किस तरीके से देखा जाए। हालांकि एक बयान जो है बहुत अहम हो जाता है। पासवान कह रहे हैं कि दलित कहकर बचा नहीं जा सकता अगर आपने कुछ गलत किया है तो। देखिए, बस इसमें समस्या ये है कि मायावती को जिस तरह से यूपी के चुनाव को ध्यान में रखते हुए टारगेट किया जा रहा है, वो ये साफ लग रहा है कि उनको परेशान करने की कवायद है। और अतीत में भी अगर आप मायावती के संदर्भ में देखें तो वो हमेशा ये कहती है कि ये चंदे का और हमारी लोगों की, मैं दलित की बेटी हूँ। रामविलास पासवान जिसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन अभी रविशंकर प्रसाद जी जिस तरह की बात कर रहे थे कि क्या ये कवायद है 500 और 1000 के नोट बदलने की, ये सिर्फ बीएसपी का मसला नहीं है, देश के हर राजनीतिक दल का मसला है। जो पिछले आंकड़े अगर आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी को 505 करोड़ रुपए 20,000 रुपए से नीचे की राशि मिली और कांग्रेस को 435। ये इसकी और उसकी का सवाल नहीं है, ये
पूरे राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनकी सफाई का सवाल है कि क्यों नहीं आज रविशंकर या प्रधानमंत्री इस बात की पहल करते हैं कि 1 रुपए का भी चंदा अगर कोई देता है किसी पार्टी को, उसका नाम जग जाहिर करना चाहिए, तो करप्शन भी दूर होगा। आज जो पॉलिटिक्स है वो एक इंडस्ट्री में तब्दील हो गई। आज राजनेता अपने बच्चों को या स्वयं उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, एक कैरियर के तौर पर उसको देखा जा रहा है और करोड़ों रुपए का लेन देन है। और आप देखिए कि करीब 67 कंपनियों, कॉर्पोरेट कंपनियों ने इस साल का जो आंकड़ा है, सर्वाधिक क्या कहते हैं, बीजेपी को चंदा मिला है। चंदा मायावती का हो या किसी का, मैं कह रहा हूं कि सब पर छापे मारे जाने चाहिए अगर ऐसी स्थिति है, वरना एक कानून बना दें। संसद में आपका बहुमत है, पूर्ण बहुमत है आपका लोकसभा में, और मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल पर जब राज्यसभा में भी कोई अगर मसला आता है तो कोई भी पार्टी इससे पीछे हटेगी, कि अगर पीछे हटती है तो वो एक्सपोज भी हो जाएगी। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के अंदर ये इच्छा शक्ति ही नहीं बची है कि वो इस तरह की चीज़ों की पहल करे। और अगर ये पहल नहीं होती है तो इसको क्या कहते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए जो भी सरकार होगी वो इस्तेमाल करेगी। क्योंकि बीजेपी के कई, आज मैं नेताओं और मंत्रियों के सोशल साइट्स पर बयान देख रहा था, उन्होंने, कुछ लोगों ने लिखा कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, कानून अपना काम कर रहा है, उस पर आरोप लगाना, पक्षपात की बात कहना, ये सरासर गलत बेईमानी है। लेकिन वाकई हकीकत इससे उलट भी दिखती है कि केंद्र सरकार में जो दल होता है और आम तौर पर जो एजेंसियां होती हैं उसके मुताबिक ही काम करती हैं। निश्चित तौर पर सीबीआई का मिसयूज़ होता है, चाहे कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार हो, तब भी मिसयूज़ हुआ था और अब भी मिसयूज़ हो रहा है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के मसले को देखें जो सीबीआई कोर्ट में चल रहा था, उससे उनको मुक्ति मिल गई। और जब पिछले सरकार में था तो अडवाणी जी को राम मंदिर केस से बाहर कर दिया गया था। ये प्रश्न राजनीतिक शुचिता का है कि अगर आप पूरे संदर्भ को अगर आपके अंदर एक विल पावर है, आप देश में सफाई करना चाहते हैं, स्वच्छता अभियान अगर आप चलाना चाहते हैं, तो ये सबसे पहले आप अपने घर की सफाई कीजिए और एक मॉडल प्रस्तुत कीजिए इस देश की जनता के सामने कि हमारा सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। आखिर ऐसा क्या है, क्यों 20,000 से नीचे के चंदे को वो टैक्स नहीं देगी राजनीतिक पार्टी, उसकी जानकारी सार्वजनिक भी नहीं करेगी। और चलिए मान लीजिए टैक्स से छूट दे दी जाए कि वो सोशल वर्क करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, लेकिन उनकी लिस्ट सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत आ रही है। और जरा जो इन लोगों को चंदा देने वाले 20,000 से ऊपर हैं, जरा उनकी भी लिस्ट में नाम आप पढ़ेंगे तो अजीब अजीब तरह के क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है। यही नहीं कि आप देखिए कि 2000 से ज्यादा राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं चुनाव आयोग में, जिनमें से अधिक 1800 से ज्यादा लोगों ने कभी चुनाव भी नहीं लड़ा है। तो आखिर ये राजनीतिक दल क्यों बनते हैं? तो साफ जाहिर है कि काले को सफेद और सफेद को काला करने के लिए बनते हैं। उत्तर प्रदेश में जो मायावती ने आज कहा भी कि असल में 2007 के बाद जब इस तरह की कार्रवाई हुई, पहले भी सरकारों ने की है, हर बार उनका जनाधार बढ़ा है। ये उन्हें जो एक तरीके से साजिश में फंसाने की कोशिश होती है, उनका वोटर पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। देखिए, ये मायावती की एक स्टाइल है। और मैं एक और उदाहरण रखना चाहता हूं कि काला सफ़ेद कैसे हो रहा है। कि आपको अगर नागालैंड की कोहिमा का राजधानी का याद हो संदर्भ, तो एक जहाज हरियाणा से चार्टेड प्लेन उड़ता है, उसके अंदर करोड़ों रुपए होते हैं और एक ट्राइबल आता है, उसको क्लेम करता है और लेकर चल देता है, जबकि वो पकड़ा भी जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो ट्राइबल स्टेट जो है वो टैक्स मुक्त है। तो और उसने कहानी भी एक बड़ी अच्छी गढ़ी कि हम एक ज़मीन खरीदना चाहते थे, वो डील नहीं हुई तो हमारा पैसा ये वापस आया, और ये 8 तारीख के बाद की घटना है। तो मायावती का जहां तक संदर्भ है, वो उनका जो क्या कहते हैं कि मतदाता है या जो उनका जनाधार जिस स्तर पे, तो उनको ही लगता है कि हमारी नायिका को, हमारे नायक को प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। एक दलित महिला इतने मुश्किल से इस पद पे पहुंची है, ये साइकी वहां पर काम करती है। तो जैसे कि और दूसरे दलों की भावनात्मक साइकी काम करती है, तमाम पोलराइजेशन वाली साइकी काम करती है, वैसे मायावती का जो जनाधार है वहाँ भी वो साइकी काम करती है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। हम कह रहे हैं मायावती का जो ये प्रश्न आया है, ये जो आज 100 कुछ करोड़ रुपए की, 4 करोड़ रुपए की बात हो रही है, तो मायावती तो इससे ज़्यादा क्या कहते हैं हीरे के हार लेती हैं और तमाम वो उनको उनकी जनता। मायावती की जो बयान है, जो उन्होंने चैलेंज किया कि ठीक है हमारे दल की आपने जाँच कर ली है, बीजेपी अपना हिसाब बता दे, बाकी दलों की भी जांच हो जाए और सबके आंकड़े सामने आ जाए। निश्चित तौर पर यही प्रश्न है। अगर मायावती इस बात को कह रही हैं, और मायावती क्या, देश में एक बहस चल रही है आज नहीं, ये बहस पुरानी भी हो चुकी है
तमाम एनजीओ काम कर रहे हैं और ये जो आंकड़े सार्वजनिक होते हैं, ये निर्वाचन आयोग से लेकर राजनीतिक दलों से संपर्क साध कर वो एनजीओ इन आंकड़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं और कोई डिनाई नहीं कर रहा है इसको। दिलचस्प बात है, कोई भी राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जब वो अपने आईटीआर में भर रहे हैं तो डिनाई कैसे करेंगे। लेकिन मुख्य सवाल ये है कि अगर आप सचमुच देश की राजनीति में शुचिता चाहते हैं तो हर एमपी को, हर राजनीतिक दल को अपना सही आईटीआर भरना चाहिए और अगर आपको 1 रुपए का भी चंदा मिल रहा है तो उस व्यक्ति को का नाम भी सार्वजनिक होना चाहिए। अगर हम आपको विलिंगफुली चंदा दे रहे हैं तो और मेरा नाम अगर सार्वजनिक नहीं हो रहा है तो इसमें मुझे तो आपत्ति नहीं है। मुझे मीन्स कि जो लोग चंदा दे रहे हैं बहुत अहम बात है। और बहुत अहम ये भी है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि घर को ब्लैक मनी से साफ करने की कवायद है, लेकिन सिर्फ एक दीवार को साफ करने से क्या घर साफ हो पाएगा, या फिर सभी दीवारें, फिर मेरी हो या फिर पड़ोसी की, उन सभी को साफ करना होगा, तभी शायद घर साफ सुथरा कराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। नोटबंदी पर एकजुट हुआ विपक्ष, प्रधानमंत्री पर बोला हमला, नोटबंदी को बताया बड़ा घोटाला। एक नई ब्लैक मार्केट तैयार हुई है पैसे को बदलने के लिए। भ्रष्टाचार के आरोपों पर मांगा जवाब। डीमोनेटाइजेशन एंड डीमोनेटाइजेशन इट्स अ मेगा स्कैम। देखिए पहली खबर, निशाने पर नोटबंदी, रात 8 बजे। कांग्रेस समेत 8 विपक्षी दलों ने नोटबंदी को विफल बताकर पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। इन दलों ने आज बैठक की और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नोटबंदी से करप्शन और बढ़ने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने स्विस खाता धारकों के नाम सार्वजनिक करने और प्रधानमंत्री से कथित निजी करप्शन की जांच की मांग की। वहीं ममता बनर्जी ने वर्तमान हालात को सुपर इमरजेंसी बताते हुए साझा रणनीति बनाने की बात कही। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस समेत 8 विपक्षी दलों ने मंगलवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। सबसे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और कहा कि 50 दिन बीतने को हैं, लेकिन दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। करप्शन और काले धन पे कोई असर नहीं पड़ा है। एक नई ब्लैक मार्केट तैयार हुई है पैसे को बदलने के लिए। चोट लगी है हमारे कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश 20 साल पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल मिलकर नोटबंदी के खिलाफ साझा एजेंडा तैयार करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। ममता ने कैशलेस अर्थव्यवस्था पर कुछ यूं तंज कसा। कैशलेस का नाम पे मोदी गवर्नमेंट बेसलेस हो गया है, टोटल फेसलेस हो गया है। अभी क्या चाहिए? 50 दिन तो हो गया, 3 दिन बाकी है। 3 दिन बाद में जनता तो पूछेंगे क्या प्राइम मिनिस्टर जी आपका सरकार डिजाइन करेंगे? तो डीएमके, आरजेडी और दूसरे दलों ने आरोप लगाया कि नोटबंदी बिना तैयारी के लागू हुई और इसका असर खेती से लेकर रोजगार तक दिखा है। The initiation that has been done has resulted in an utter failure. The people in our country are already jobless, they are landless, they are cashless and voiceless. इन्होंने उद्योगपतियों को माफ किया और गरीबों को साफ किया। आज जो है गरीब पस्त है और उद्योगपति जो है मस्त है, इसलिए काले धन वालों का कुछ बिगड़ा नहीं है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए सवाल किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से विपक्ष परेशान क्यों है। भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई से राहुल गांधी और उनके साथी परेशान हो गए। और जैसा मैंने कहा कि वहां ऐसे दल बैठे रहे हैं जो आजाद भारत के सबसे बड़े स्कैमों के साथ उनकी पार्टी और उनकी पार्टी की सरकार का नाम जुड़ा रहा है। बैठक से पहले विपक्ष की एकता भी टूटती दिखी। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई जैसे दल बैठक से दूर रहे। इन दलों ने आरोप लगाया था कि बैठक से पहले आम राय बनाने और इसका एजेंडा तय करने की कोई पहल नहीं की गई। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी।
नोटबंदी के फैसले से आतंकवाद, ड्रग माफिया, अंडरवर्ल्ड, मानव तस्करों की दुनिया तबाह हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें देहरादून की परिवर्तन रैली में कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ काले धन नहीं बल्कि काले मन वालों ने भी देश को तबाह किया है। देहरादून की परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का विरोध कर रहे विपक्षी दलों की जमकर आलोचना की। उन्होंने नोटबंदी को सफाई अभियान बताते हुए कहा कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता ने उन्हें चौकीदारी का काम सौंपा है और इससे कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। देश को काले धन ने भी बर्बाद किया है, देश को काले मन ने भी बर्बाद कर दिया है। काला मन भी जाना चाहिए, काला धन भी जाना चाहिए। ये जाली नोट का खेल खेलते थे। 8 नवंबर रात को 8 बजे एक धमाक से जाली नोटों का खेल 0 हो गया दोस्तों। इससे पहले प्रधानमंत्री ने देहरादून में चारधाम महामार्ग विकास परियोजना की आधारशिला रखी। 900 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना है। योजना के तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए हर मौसम में इस्तेमाल लायक सड़कों का नेटवर्क बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश की आर्थिक दिशा पर आज नीति आयोग की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। नीति आयोग के सदस्यों, अर्थशास्त्रियों और मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी जिसमें शामिल हुए। अर्थशास्त्रियों ने भविष्य की आर्थिक नीतियों पर अपनी राय रखी। नोटबंदी के बाद उपजे हालात पर भी विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। नोटबंदी के बाद नकदी संकट की समस्या से निपटने के तरीकों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। इसके साथ ही खेती की समस्या और रोजगार के मौके बढ़ाने पर भी मंथन हुआ। पीटीआई के मुताबिक आयोग ने नई पहल और बजट संबंधी सुझावों पर विचार विमर्श के लिए विशेषज्ञों के 4-5 अलग अलग समूह बनाए हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव पी राममोहन राव ने खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के दफ्तर पर छापेमारी असंवैधानिक है। राव ने कहा कि वो अब भी तमिलनाडु के मुख्य सचिव पद पर हैं। I am being targeted. I have fear. My life is in danger. I don't know what forces. आयकर विभाग के छापे के बाद मीडिया के सामने आए तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव पी राममोहन राव ने खुद की जान को खतरा बताया। उन्होंने छापे को असंवैधानिक हमला बताया। मोहन राव ने कहा कि आयकर विभाग को छापे में उनके घर से कुछ भी नहीं मिला था। शेखर रेड्डी के साथ उन्होंने किसी भी तरह के रिश्तों से इनकार किया। Honorable Chief Minister's permission to enter to my room, and what did they find? They find nothing, and they have searched my Chief Secretary's office in the search warrant of my son. Is my son a Chief Secretary? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और AIADMK के नेताओं के समर्थन के लिए मोहन राव ने शुक्रिया अदा किया। इधर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर संघीय ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया। This shows that the BJP government at the center gives least importance to the federalistic setup in this country. That this government is trying to destabilize the state government by applying pressure tactics. इस बीच वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं। चीफ सेक्रेटरी होने के नाते कोई लूट करने की छूट नहीं मिलती है। इस देश में सभी नागरिक बराबर हैं कानून की नजर में। अगर चीफ सेक्रेटरी अपराध करेगा तो भी सजा मिलेगी और कोई सामान्य नागरिक भी अपराध करेगा तो भी सजा मिलेगी। उनको एक सामान्य नागरिक के रूप में सोचना चाहिए कि अगर सामान्य नागरिक होता और ऐसा अपराध करता तो उसको कार्रवाई नहीं होती, तो उनको भी जेलना पड़ेगा। तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव पी राममोहन राव के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग ने 22 दिसंबर को छापे मारे थे। आयकर विभाग के मुताबिक राव के घर और दफ्तर पर पड़े छापों में लाखों रुपए और बड़ी मात्रा में सोना बरामद हुआ था। इसके ठीक एक दिन बाद राव को उनके पद से हटा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य के विकास के लिए पाकिस्तान से शांति वार्ता को जरूरी बताया। पुलवामा में कुछ परियोजनाओं का विकास करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए जाने की ज़रूरत है। शांति बहाली के लिए उन्होंने राज्य की जनता से
काम करने की अपील की। महबूबा मुफ्ती का मानना है कि राज्य में सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है। इससे भारत पाकिस्तान के संबंधों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। साथ ही विकास परियोजनाओं को लागू करने में जनता से सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि उनकी सरकार राज्य में विकास और बातचीत के दोहरे उद्देश्य पर काम कर रही है। केंद्र सरकार ने करीब 20,000 एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इन पर विदेशी चंदा नियमन कानून के उल्लंघन के आरोप हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब देश में 13,000 एनजीओ की कानूनी तौर पर ही काम करने की इजाज़त है। एक साल पहले तक इनकी संख्या 33,000 थी। 13,000 वैध एनजीओ में 3,000 ने लाइसेंस के नवीनीकरण करने के लिए आवेदन किया है, जबकि पंजीकरण के लिए 2,000 नए आवेदन आए हैं। पीटीआई के मुताबिक एनजीओ के काम की समीक्षा करीब एक साल पहले शुरू की गई थी, जो अब भी जारी है। टाटा सन्स ने अब साइरस मिस्ट्री को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें गोपनीयता तोड़ने का आरोप लगाया गया है। टाटा सन्स का आरोप है कि मिस्ट्री ने कंपनी के दस्तावेजों को सार्वजनिक कर गोपनीयता तोड़ी है। दरअसल मिस्ट्री की निवेश कंपनी ने कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने जो याचिका लगाई है, उसमें कई तरह के दस्तावेज भी दिए गए हैं। टाटा सन्स का आरोप है कि इसमें कई गोपनीय दस्तावेज थे। टाटा सन्स ने नोटिस में कहा है कि गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक कर मिस्ट्री ने जानबूझकर कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। शेयर बाजार में आज शानदार रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1.5% से ज़्यादा मजबूत होकर बंद हुए। तेजी के इस माहौल में निफ्टी 8,000 के पार पहुंचा और सेंसेक्स ने भी 26,000 के स्तर को पार कर लिया। बीएसई का 30 शेयरों का सेंसेक्स 406 अंक की मजबूती के साथ 26,213 पर बंद हुआ और वहीं पर निफ्टी 125 अंकों की तेजी के साथ 8,033 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। और इस बीच रुपए में आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया आधा फीसदी तक टूट गया। $1 की कीमत फिर से 68 रुपए के पार पहुंच गई। रुपया 32 पैसे की गिरावट के साथ 68 रुपए और 6 पैसे पर बंद हुआ। राष्ट्रीय इतिहास कांग्रेस का 77वां सत्र बुधवार से केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गुरुवार को इसे संबोधित करेंगे। इसमें देश और दुनिया के चोटी के इतिहासकार अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश और दुनिया के इतिहासकारों के अलावा 1200 से ज़्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मंगलवार को आम लोगों के लिए आधुनिक भारत का नवनिर्माण और धर्मनिरपेक्षता नाम से एक सत्र रखा गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पी विजयन ने किया। देश में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने चिंता जाहिर की है। उपराष्ट्रपति का मानना है कि संसाधनों के असमान वितरण को दूर करने के लिए आर्थिक विकास के मौजूदा ढांचे में व्यापक बदलाव की जरूरत है। साथ ही लोगों तक सामाजिक न्याय की पहुंच बनाने के लिए न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का मानना है कि कल्याणकारी कानूनों के लागू होने के 70 साल बाद भी भारत में सामाजिक न्याय की जमीनी हकीकत निराशाजनक है। बेंगलुरु में इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के 9वें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का एजेंडा अभी भी अधूरा है। Where then, ladies and gentlemen, do we stand on the ladder of equity? This is a question that citizens of the Republic can ask the state after 70 years of legislating welfare laws and adjudicating measures to deliver social justice. अमीर गरीब के बीच खाई का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की आधे से ज्यादा संपत्ति 1% अमीरों के पास है, वहीं 10% अमीर करीब 3/4 संपत्ति के मालिक हैं। इसके विपरीत 30% गरीबों के पास सिर्फ 1.4% संपत्ति है। उपराष्ट्रपति ने लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा में अदालतों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। It is crucial to investigate carefully who benefits from the court enforcement, and under what circumstances
judicial enforcement is likely to advance the broader realization of the rights and benefits those whose rights are most at risk. अमीर गरीब की खाई को पाटने के लिए उपराष्ट्रपति ने आर्थिक विकास के मानकों में बड़े बदलाव की वकालत की। साथ ही जाति व्यवस्था की वजह से दलितों पर बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक बदलाव पर बल दिया। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, बेंगलुरु। तो खबरों के इस बुलेटिन में भी इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं मौसम के हाल के साथ। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। घाटी में ताजा बर्फबारी के बाद ज्यादातर इलाकों में पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई है। पारा गिरने से श्रीनगर की डल झील समेत दूसरी झीलों को भी जमा दिया है। दिन में थोड़ा थोड़ा धूप निकलती है, मैं उतना फ्रूटफुल नहीं रहता कि रात में क्लियर स्काई रहने से पूरा जम ही जाता है। आप देख ले डाल के जो हालत, ये जो एरिया है देख ले पूरा जमा हुआ है। ये पूरा जमा से पता चल रहा है कितनी सर्दी है श्रीनगर में, आज बहुत ज्यादा सर्दी है। इधर मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं से शीतलहर ने जोर पकड़ा है। कोहरे का असर हवाई, रेल और सड़क यातायात पर पड़ा है। कोहरे की वजह से जहां फ्लाइट ऑपरेशन में देरी हो रही है, वहीं रेल यात्रियों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। We have a flight at 9:45, अभी शायद उसमें डिले है बिकॉज काफी फॉग है दिल्ली में एंड कोई अपडेट नहीं है मिला अभी, बट फ्लाइट में डिले है, दैट्स व्हाट वी नो राइट नाउ। जैसे जैसे दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, वैसे वैसे ठंड और कोहरे में इजाफा हो रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्दी की वजह से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।